बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। लास्ट लेक्चर में हमने जो बात की थी, हमारे पास बिजनेस स्ट्रेटजी एंड पॉलिसी के ऊपर हमारी बात हुई है और हम इसको लेकर चल रहे हैं। लेक्चर नंबर 6 में आपका क्विज़ कैसा रहा? क्विज़ भी थी, एक असाइनमेंट भी आपको दी गई। होप आपने अपने टीचर के साथ डिस्कस की होगी और आपका एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा होगा डिस्कशन के दौरान जो भी आपने डिस्कशन की होगी। अपने लेक्चर्स को ध्यान से पढ़िए, इंटरनेट को ब्राउज़ कीजिए, अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन जो है वो डाउनलोड कीजिए और अपने स्लाइड्स के अलावा जो आपके हैंड आउट्स हैं उनको अच्छी तरह पढ़िए। बुक जो आपको रिकमेंड की गई है उस बुक को फॉलो करें तो इंशाल्लाह एवरीथिंग विल बी ओके विद दिस कोर्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 8 है। लेक्चर नंबर 8 के अंदर हम डिस्कशन करेंगे जो हमारे पास फैक्टर्स हैं, इकोनॉमिक हैं, एक्सटर्नल हैं, इंटरनल हैं। बट उससे पहले हम अपना जो लास्ट लेक्चर है उसको हम रिकैप कर लेते हैं। हम लास्ट लेक्चर में हम देखें तो हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास जो फर्म्स हैं वो स्ट्रेटजिकली प्लान क्यों नहीं करती। हमारे जहन में शायद ये क्वेश्चन था कि फर्म्स जानबूझकर नहीं करती। ऐसा नहीं होता। फर्म्स के इंटरनल जो हैं वो कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं या एक्सटर्नली जो हैं उन्हें कुछ थ्रेट्स होती हैं जिसके बायस जो हैं वो नहीं करती। बट मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स दे आर रिलेटेड टू द इंटरनल एंड मोस्ट ऑफ द इंटरनल दे आर रिलेटेड टू द मैनेजमेंट। तो जो हमने डिस्कशन की थी इस डिस्कशन के अंदर हमारे पास जो डिफरेंट चीज़ें हमने डिस्कस की उसमें उसके अंदर हमारे पास पुअर रिवार्ड स्ट्रक्चर था कि जो आप एम्प्लॉय को रिवॉर्ड दे रहे हैं वो अच्छा नहीं है। अगर ऐसा है तो आपके पास जो है ऑफ कोर्स स्ट्रेटजिकली प्लान करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा कि जो आपने गोल्स, जो आपने ऑब्जेक्टिव्स अपने सेट कर रखे थे, अगर एम्प्लॉयज़ ने वो अचीव किए हैं तो उस अचीवमेंट के बदले में एम्प्लॉयज़ को भी आपने जो है वो थ्रू रिवॉर्ड्स मोटिवेट करना है। ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस तो है ही है, लेकिन एम्प्लॉय एक ह्यूमन बीइंग है, उसे साइकोलॉजिकली आपने मोटिवेटेड रखना है और साइकोलॉजिकली मोटिवेट रखने के लिए आपको अपना जो रिवॉर्ड स्ट्रक्चर है वो इम्प्रूव करना पड़ेगा। अगर आप एक इनकम अच्छी जनरेट करते हैं और मार्केट शेयर अब बड़ा कैप्चर करते हैं तो उसमें कुछ पोर्शन अपने एम्प्लॉयज़ के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना इन द फॉर्म ऑफ बोनस, इसमें कुछ हर्ज नहीं। ये आपके पास इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर में उससे ज़्यादा जो है प्लान लेकर आएगा। तो अगर इंटरनली आपके पास जो है रिवॉर्ड स्ट्रक्चर जो है वो पुअर होगा, अच्छा नहीं होगा, तो इस केस में भी आपके पास जो है वो इश्यूज़ आएंगे और आप जो है स्ट्रेटजिकली प्लान नहीं कर पाएंगे। जो सेकंड चीज़ हम डिस्कस की थी वो था हमारे पास इंटरनल फायर फाइटिंग बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन, बिटवीन द मेंबर्स, इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स जो हैं, इंट्रापर्सनल कन्फ्लिक्ट, इंटर डिपार्टमेंटल कन्फ्लिक्ट हम कह सकते हैं। इसके अलावा हम इंटरपर्सनल कन्फ्लिक्ट कह सकते हैं। तो इस वजह से भी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो प्लान नहीं करती। वेस्ट ऑफ टाइम, मैनेजमेंट ये समझती है कि वेस्ट ऑफ टाइम है इसलिए कोई ज़रूरत नहीं है प्लान करने की स्ट्रेटजिकली। जबकि हमने ये बात डिस्कस की थी कि वो ऑर्गेनाइजेशंस जिनका मिशन और जिनका विजन जो है वो प्रॉपरली डिज़ाइंड होता है वो जो हैं अपने जो फाइनेंशियल रेशियोज हैं उनके ऊपर ज़्यादा अर्निंग करती हैं बनिस्बत उन फर्म्स के जो कि हमारे पास जिनकी मिशन स्टेटमेंट जो है स्ट्रक्चर नहीं होती। और हमने जो है वो एक रिपोर्ट डिस्कस की थी और उस रिपोर्ट के मुताबिक हमने ये बात की थी कि हमारे पास जो है वो ऑर्गेनाइजेशन जिनकी विजन स्टेटमेंट स्ट्रक्चर्ड होती है उनके जो कस्टमर रेशो है वो ज़्यादा है, उनका मार्केट शेयर ज़्यादा है उन फर्म से जिनकी जो मिशन स्टेटमेंट है वो स्ट्रक्चर नहीं होती। तो हमने यहाँ देखा कि हमारे पास ये वेस्ट ऑफ टाइम नहीं है। आप जितना ज़्यादा प्लानिंग में टाइम लगाएंगे, जितना ज़्यादा आप अच्छी तरह से प्लान करेंगे, आपके पास नेक्स्ट फेजेस आसान हो जाएंगे। हमारे पास स्ट्रेटजी, बिजनेस स्ट्रेटजी के अंदर हमने बात की हमारे पास 3 फेजेस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन, देन स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन एंड थर्ड वन इज स्ट्रेटजी एवेल्युएशन। अगर आप अपने पास स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन के अंदर अच्छी तरह से टाइम लगाएंगे और तमाम मैनेजमेंट को, तमाम मैनेजेरियल्स जितने भी हमारे पास आपके पास स्टाफ है उनको आप इन्वॉल्व करते हैं, उनका फीडबैक लेते हैं और उनको आप जो है वो प्रिविलेज देते हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर और स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन के अंदर, तो ये वेस्ट ऑफ टाइम नहीं होगा। क्योंकि जो स्ट्रेटजी बनाने वाले हैं वो स्ट्रेटजी बनाते हैं लेकिन इम्प्लीमेंट करने वाले आपके पास वही टॉप, जो आपके पास मिडिल मैनेजमेंट है, जो आपके मैनेजर्स हैं वही हैं। तो यहाँ पर अगर उनको प्रिविलेज दी जाएगी तो व्हेन दे फील प्रिविलेज्ड दे वर्क बेटर फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। तो आपने इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं देखना कि वेस्ट ऑफ टाइम है। प्लानिंग कभी भी वेस्ट ऑफ टाइम नहीं होती। एक अच्छा प्लान अगर एग्जीक्यूट अच्छी तरह से नहीं होगा तो वो एक अच्छा प्लान नहीं होगा। अगर आपके पास प्लानिंग अच्छी होगी, एग्जीक्यूशन अच्छी ना भी हो, तब भी स्टिल हमारे पास जो है वो सक्सेस के चांसेस ज़्यादा ही होंगे। लेकिन अगर प्लान ही अच्छा नहीं है तो एग्जीक्यूशन के अंदर आपको बहुत से प्रॉब्लम आएंगी और मे बी देयर इज़ अ चांस ऑफ फेल्योर। तो हमारे पास वो मैनेजर्स जो कि समझते हैं कि हमारे पास वेस्ट ऑफ टाइम है वो कभी भी स्ट्रेटजिकली प्लान नहीं करते।
टू एक्सपेंसिव। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर ये तासुर पाया जाता है या मैनेजमेंट के अंदर ये चीज़ है कि हमारे पास जो स्ट्रेटजिकली प्लानिंग है ये हमारे पास एक्सपेंसिव है, हमें एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ता है, एक्स्ट्रा कॉस्ट बियर करनी पड़ती है, एक्स्ट्रा मीटिंग्स अरेंज करनी पड़ेंगी, स्टाफ जो है वो अपनी ड्यूटी से हट के रूटीन टास्क से उनको इस मीटिंग के अंदर आना पड़ेगा। तो ये हमारे पास एक एक्स्ट्रा जो है वो एक्सपेंसिव पड़ेगा, कॉस्ट के आपके पास शिफ्ट्स जो हैं वो ज़ाया हो रही हैं या कुछ इस तरह के इश्यूज़ हैं जो मैनेजमेंट समझते हैं कि वो हमारे एक्सपेंसिव पड़ रहे हैं। या फॉर एग्जांपल हमारे पास कई दफ़ा इस तरह हमारे पास होता है कि हमारे पास जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनकी जो मैनेजमेंट है या जो उनके मैनेजर्स हैं, फॉर एग्जांपल यूनिलीवर ले लें, उनकी जो टॉप ब्रांच है वो कराची या इस्लामाबाद में इनके मेन हेड ऑफिस हैं, बट उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है जो उनके मैनेजर्स हैं वो ऑल ओवर द पाकिस्तान जो है वो कंट्री मैनेजर और हैं, एरिया मैनेजर एंड देन डिस्ट्रिक्ट मैनेजर। तो उन तमाम मैनेजमेंट को डिफरेंट एरिया से इकट्ठा करके एक जगह पर लाना और फिर स्ट्रेटजिकली प्लान करना, मे बी ऑर्गेनाइजेशन इस चीज़ को एक्सपेंसिव समझती है कि तमाम को बुलाना एंड देन तमाम कॉस्ट बियर करना जो है इतनी बड़े एक मैनेजर्स की हमारे पास ये एक्सपेंसिव पड़ता है, इसलिए भी फर्म्स जो हैं स्ट्रेटजिकली प्लान नहीं करती। लेकिन अगेन दिस केस इज़ रॉन्ग। आप जितना ज़्यादा अपने एम्प्लॉयज़ को ऑन करेंगे वो उतना ही ज़्यादा आपकी जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी के लिए काम करेंगे और आपका मार्केट शेयर बढ़ाने में आपकी हेल्प करेंगे। लेजीनेस मैनेजमेंट की जो है ये मैनेजमेंट के एंड पर ये लेजीनेस भी हो सकती है कि वो प्लान करना ही नहीं चाहते। अगर वो ऐसा प्लान नहीं करना, अगर वो ऐसा नहीं स्ट्रेटजिकली प्लान नहीं करना चाहते तो ऑफ कोर्स लॉन्ग टर्म में जो है उनके लिए प्रॉब्लम्स आएंगे। कंटेंट विद सक्सेस में भी हमारे पास कुछ बंदा ये चाहे कि जी ये मेरी वजह सक्सेस और मुझे आता है सब कुछ, इसलिए कोई ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की। देन फियर ऑफ फेलियर, हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन के साथ अगर कुछ प्रीवियस ईयर्स के अंदर कुछ ट्रेजेडी हुई है और उसके अंदर वो अच्छी तरह से जो है वो प्लान नहीं कर पाए और जो उनकी प्लानिंग थी वो मतलब कि फेलियर का बायस बनी, तो इस केस के अंदर भी आपके पास जो प्रॉब्लम्स हैं और इश्यूज हैं वो आ सकते हैं। और इन इश्यूज को जो है वो आपने देखना है कि अगर प्रीवियस जो है वो फेलियर हुआ है तो वो किस रीज़न के ऊपर हुआ है। हमारे पास जो प्रीवियस फेलियर थे उसके रीज़न अगर आपके पास होंगे तो वो आपके पास एक सॉर्ट ऑफ एक्सपीरियंस होगा, एक लर्निंग आपके पास होगी कि प्रीवियसली हमने ये किया तो जो था ये चीज़ें तमाम जो है फेलियर का सोर्स बनी। अब जो है हमने इन चीज़ों से अवॉइड करना है। तो एक अच्छी मैनेजमेंट जो है वो उन पुराने फेलियर से जो है वो सीखती है, बट स्ट्रेटजिकली प्लान करना वो बंद नहीं करती, क्योंकि स्ट्रेटजिक प्लानिंग ही आपके ऑर्गेनाइजेशन के जो है वो आगे बढ़ने का एक जो है वो सोर्स है। और आप अच्छी तरह से अगर प्लान करेंगे तो आप अच्छी तरह से स्ट्रेटजी डिज़ाइन करेंगे अगर, तो वो अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट होगी, अच्छी एग्जीक्यूशन होगी, मॉनिटरिंग अच्छी होगी, तो आपके पास वो फ्रूटफुल रिजल्ट्स एंड पर आपको देगी। तो इस चीज़ को जो है वो ओवरकम करना चाहिए कि हमारे पास वो मैनेजमेंट जो समझती है कि लास्ट ईयर में हमें प्रॉब्लम हुआ स्ट्रेटजिकली प्लान करने से तो अभी भी होगा, तो ऐसा नहीं होता। सो आपके पास प्रॉपर आप आउटसोर्सिंग करके प्रॉपर जो आपके पास कंसल्टेंट्स हैं उनको आप हायर करें। वंस यू आर डन विद योर प्लानिंग एंड स्ट्रेटजिकली यू प्लान वेरी वेल, देन इंशाल्लाह इम्प्लीमेंटेशन विल बी इजी फॉर यू। तो फेलियर ऑफ फेलियर, हमारे पास जो फियर ऑफ फेलियर है ये भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक सोर्स बनता है कि वो स्ट्रेटजिकली प्लान नहीं करती। फिर हमने कहा एक ओवर कॉन्फिडेंस, मैनेजमेंट के अंदर एक ओवर कॉन्फिडेंस है कि हमें तो स्ट्रेटजिकली प्लान करने की ज़रूरत ही नहीं है। फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन है और उसकी सेल्स अच्छी रही, उसने एक अच्छा मार्केट शेयर कैप्चर किया और मे बी दे आर गेटिंग द कम्पिटिटिव एज, उनके पास टेक्नोलॉजिकल जो है वो एज है और वो मार्केट में एक अच्छी पोजीशन पर हैं और टेक्नोलॉजी की वजह से वो जो है मार्केट का एक अच्छा उन्होंने बड़ा मार्केट शेयर जो है कैप्चर कर लिया है। तो अब वो समझते हैं कि हमें प्लान करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हम ऑलरेडी जो है वो मार्केट लीडर है, हमारे से आगे कोई बंदा तो है ही नहीं, तो हमें अब स्ट्रेटजिकली प्लान करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर भी जो है वो इश्यूज़ हैं, आपने अपने आप को जो है वो इस ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार नहीं करना। वो मैनेजमेंट जो इस चीज़ का शिकार होती है उनको बाद में जो है प्रॉब्लम जो है वो बियर करना पड़ती हैं। जो कस्टमर है आपका वो आपसे क्वालिटी जो है वो चाह रहा है और कस्टमर जो है वो हमेशा फोकस करता है आपके पास कंटिन्यूस क्वालिटी के ऊपर। जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, तो ये एक्चुअली हमारे पास कस्टमर की फीडबैक से आप अपनी क्वालिटी को इन्हांस करते हैं।
आप अपने क्वालिटी को कंटिन्यूसली मॉनिटर करते हैं और कस्टमर फीडबैक के थ्रू से आप इम्प्रूव करते हैं। अगर आप ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हो जाएंगे, या वो ऑर्गेनाइजेशन जिनकी मैनेजमेंट ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हो जाती है, उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हमारे पास बाद में आती हैं और इश्यूज बनते हैं। इसलिए इस चीज़ से भी अवॉइड करना है। फिर बैड एक्सपीरियंस, हमारे पास अगर पिछला आपका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा तो ऑफ कोर्स आप इस दफ़ा प्लान नहीं करेंगे, लेकिन डिफरेंट मेथड्स हैं, उनके थ्रू आप दोबारा स्ट्रेटेजिकली प्लान करके, कोशिश करके आप जो है अपने स्ट्रेटेजिक प्लानिंग को दोबारा से जो है इम्प्रूव कर सकते हैं, और जो पिछली दफ़ा आपके साथ बैड एक्सपीरियंस रहे आप उनको जो है वो ओवरकम कर सकते हैं। सेल्फ इंटरेस्ट, मे बी सेल्फ इंटरेस्ट का फैक्टर है जिस वजह से ऑर्गेनाइजेशन प्लान नहीं कर रही। फियर ऑफ द अननोन, क्योंकि प्लानिंग जब भी आप करते हैं तो आपको नहीं पता होता कि आपके पास जो मार्केट सिनेरियोज हैं, जो पॉलिटिकल कंडीशन है, जो एनवायरमेंटल सिचुएशन है, जो मार्केट कंडीशन है, वो कभी भी स्टेबल नहीं रहती और कभी भी चेंज हो सकती है। तो उस चीज़ को माइंड में रखते हुए फियर ऑफ अननोन, आप उस अननोन का फियर जो कि आगे आने वाला है और आपको नहीं पता कि व्हाट इज़ इनकमिंग थिंग, तो आप क्या करते हैं कि प्लान ही नहीं करते। तो फियर ऑफ अननोन भी मैनेजमेंट को रोकता है कि आप प्लान ना करें। आप स्ट्रेटजिकली प्लान कर रहे हैं, इतनी कॉस्ट लगा रहे हैं, इतने रिसोर्सेज आप ज़ाया कर रहे हैं, अगर फ्यूचर में जो आपके पास सिचुएशन है वो चेंज हो जाती हैं, चीज़ें वैसी नहीं रहती, कंडीशन चेंज हो जाती है, तो फिर क्या होगा। तो इस केस में भी आपके पास क्या है, फियर ऑफ अननोन जो है ये भी जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रेटजिकली प्लान करने से रोकता है। हॉनेस्ट डिफरेंस ऑफ ओपिनियन में भी, जिस तरह हमने फर्स्ट चीज़ हमने डिस्कस की, फर्स्ट ऑफ ऑल के पुअर रिवॉर्ड स्ट्रक्चर, मे बी लैक ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, इंटरनली जो है वो मोटिवेशन नहीं है। तो हमारे पास क्या होगा कि आप अगर स्ट्रेटजिकली प्लान करें भी तो मे बी जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं वो आपको जो है वो हॉनेस्ट जो हैं वो ओपिनियन जो है अपना ना दें। तो ये जो डिफरेंस आएगा, तमाम जो है वो हॉनेस्ट नहीं है और वो आपको एक अच्छा ओपिनियन नहीं देते, ओपिनियन देते हैं बट अच्छा ओपिनियन नहीं देते, तो स्टिल आपके पास जो है वो प्रॉब्लम आएगी। तो अगर आपके पास रिवॉर्ड स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है और एम्प्लॉयज़ इंटरनली जो है वो मोटिवेटेड नहीं है, तो कभी भी आपको एक अच्छी जो है वो एडवाइस वहाँ से नहीं मिल सकेगी। और अगर आप उनकी एडवाइस को एक्सेप्ट करते हैं तो ऑफ कोर्स आपके पास जो है ये हॉनेस्ट डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी प्रॉब्लम डालेगा। तो प्लान करने के बावजूद भी आप जो है वो अच्छी तरह से प्लान नहीं कर पाएंगे। डिसबिलीफ, एक डिसबिलीफ अनदर फैक्टर हमारे पास की जिस वजह से ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास जो है वो प्लान नहीं करती। फिर हमने बात की थी कि हमारे पास जो है, हमने लास्ट में हमने तमाम पिटफॉल्स डिस्कस किए। फिर हमने कहा था कि बेनिफिट ऑफ स्ट्रेटजिक प्लानिंग, इसमें हमने फाइनेंशियल प्लान हमने बताया कि फाइनेंशियल बेनिफिट्स क्या हैं आपके पास स्ट्रेटजिक प्लानिंग के, और हमारे पास नॉन फाइनेंशियल जो है वो हमारे पास बेनिफिट्स क्या हैं स्ट्रेटजिक प्लानिंग के। तो होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अपने नोट्स को आप जो है प्रॉपर कंसल्ट करें, अपने ट्यूटर से डिस्कस करें, बुक को फॉलो करें, इंटरनेट ब्राउज़ करें, इंशाल्लाह आप ये चीज़ें अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। जो आज का हमारा लेक्चर है उसमें हमने डिस्कस करना है कि हमारे पास इंटरनल इन्वायरमेंट तो हमारे पास नेक्स्ट में आएगी, एक्सटर्नल असेसमेंट की हम बात करेंगे कि हमारे पास जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट उसको हमने मॉनिटर कैसे करना है, इंपॉर्टेंस क्या है एक्सटर्नल असेसमेंट की, हाउ टू कंडक्ट एक्सटर्नल ऑडिट, एक्सटर्नल ऑडिट जो है उसे आप किस तरह से कंडक्ट करेंगे, कौन कितने स्टेप्स हैं एक्सटर्नल ऑडिट को कंडक्ट करने के, और एक्सटर्नल ऑडिट के आपके पास बेनिफिट्स क्या होंगे। फिर एंड पे हम डिस्कस करेंगे हमारे पास की एक्सटर्नल फैक्टर्स हमारे पास कौन कौन से हैं और वो किस तरह से कस्टमर परसेप्शन को चेंज करते हैं, या एक मार्केट के अंदर जो एक कंपनी है उसकी पोजीशनिंग को किस तरह से डिस्टर्ब करते हैं। उसमें हमारे पास इकोनॉमिक फैक्टर्स भी हो सकते हैं, सोशल कल्चर फैक्टर हमारे पास हो सकते हैं, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स हमारे पास हैं। तो हम एक एक करके तमाम फैक्टर्स को डिटेल डिस्कशन हमारी नेक्स्ट सेशंस के अंदर हमारी रहेगी। इस सेशन के अंदर हम सिर्फ उनकी बताएंगे कि हमारे पास हैं कौन से 5 मेजर फैक्टर्स हमारे पास जिनको हम डिस्कस करेंगे। सो हम आज के लेक्चर के साथ स्टार्ट करते हैं। हमारा जो आज का लेक्चर है वो हमारे पास एक्सटर्नल असेसमेंट। एक्सटर्नल असेसमेंट की इंपॉर्टेंस हमारे पास क्या है। द पर्पस ऑफ द एक्सटर्नल ऑडिट इज टू डेवलप अ फिनाइट लिस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटीज दैट कुड बेनिफिट अ फर्म एंड अवॉइड थ्रेट्स। हमने स्वॉट एनालिसिस के अंदर बात डिस्कस की थी कि हमारे पास जो है जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट उसमें हमारे पास जो हैं थ्रेट्स भी हमारे पास होती हैं और अपॉर्चुनिटीज़ भी हमारे पास होती हैं। जो हमारे पास स्ट्रेंथ्स हैं और हमारे पास जो वीकनेसेस हैं ये ऑर्गेनाइजेशन की इंटरनल जो हमारे पास जो असेसमेंट है, इंटरनल जो एनवायरमेंटल की स्क्रीनिंग उसके तहत हमें पता चलता है। पर जो हमारे पास एक्सटर्नल असेसमेंट है, एक्सटर्नल असेसमेंट में हम जो हैं 2 फैक्टर्स को देखते हैं, एक हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं और एक हमारे पास थ्रेट्स हैं। जब भी
आप एक्सटर्नल ऑडिट करते हैं या आप एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की स्क्रीनिंग करते हैं तो हमारे पास दो चीज़ें आती हैं। आपका दो चीज़ें हमें मिलेंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल द लिस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, कि हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ की एक लिस्ट बनेगी लंबी। आप उस अपॉर्चुनिटी को लिस्ट को बनाएंगे और आपने मार्केट के हर सेगमेंट के अंदर से जो है वो थॉरो जो मार्केट रिसर्च है उसके तहत आपने देखना है कि आपके पास ये जो लिस्ट बनी है वेदर ये हमारी स्ट्रेंथ से मैच करती है या नहीं करती। आपने फर्स्ट ऑफ ऑल तो लिस्ट बनानी है अपॉर्चुनिटीज़ की। जब आप अपॉर्चुनिटीज़ की लिस्ट बनाएंगे तो उसके साथ साथ आपके पास जो थ्रेट्स हैं उनकी लिस्ट भी बनेगी। अब अगर आपके पास एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की स्कैनिंग से एक अपॉर्चुनिटीज़ की लिस्ट आ जाती है तो ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं, वो अपनी उन अपॉर्चुनिटीज़ की जो लिस्ट है उसको मैच करती हैं अपनी इंटरनल स्ट्रेंथ के साथ। अगर आपके पास इंटरनली जो है स्ट्रेंथ्स हैं, आपके पास इंटरनली फाइनेंशियली आप स्टेबल है, ऑर्गेनाइजेशन की इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो अच्छी है, ऑर्गेनाइजेशन के पास स्किल्ड लेबर है, आप जो है वो न्यू टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं और जो भी आप टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं वो आपके प्रोसेस इन्हांसमेंट में आपके काम आती है। अगर जो मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं वो आपकी जो स्ट्रेंथ हैं उनके साथ मैच करते हैं, आपकी अपॉर्चुनिटीज़ और स्ट्रेंथ मैच करती हैं, तो आप तमाम की तमाम अपॉर्चुनिटीज़ क्या करेंगे, वो अवेल कर लेंगे। जो अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो हमेशा आपके पास जो है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की स्कैनिंग करती रहती हैं, अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को लिस्ट को जो है उसको बढ़ाती रहती हैं, वो नई से नई अपॉर्चुनिटी की तलाश में होती हैं और जो ही उनको अपनी स्ट्रेंथ से मैच करती हुई कोई अपॉर्चुनिटी नज़र आती है तो वो फिजिबिलिटी देखने के बाद क्या करते हैं, एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं, एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं और अपने पास मार्केट को क्या करते हैं, वो कैप्चर करते हैं। आपके पास जो मार्केट है हमारे पास वो चेंज होती रहती है, मार्केट की सिचुएशन को समझना इतना आसान नहीं होता और जो अपॉर्चुनिटी आती है वो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं आती। अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है मार्केट के अंदर थोड़ी देर के लिए और अगर आप उस अपॉर्चुनिटी को अच्छी तरह से अवेल कर लेते हैं तो आप बहुत आसानी के साथ जो है वो मार्केट शेयर जो है वो कैप्चर कर लेते हैं। एक बड़ा मार्केट का जो शेयर है उसको आप हासिल करने में जो है वो कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो जब अपॉर्चुनिटीज़ की लिस्ट आई तो आपने अपनी स्ट्रेंथ्स को देखा कि हमारे पास ये स्ट्रेंथ्स है, ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ये वाली अपॉर्चुनिटी हमारी स्ट्रेंथ के साथ मैच करती है। फिर आप क्या करते हैं कि आप स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी को देखते हुए अपनी जो है स्ट्रेटजी डिज़ाइन करते हैं कि वो स्ट्रेटजी का मकसद यही होता है कि आप इन स्ट्रेंथ्स को देखते हुए, इन स्ट्रेटजी, इन अपॉर्चुनिटीज़ को देखते हुए आप किस तरह से जो है वो इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहते हैं। सेकेंड चीज़ जो हमारे पास वो हमारे पास है थ्रेट्स। अगर आपके पास थ्रेट्स हैं और आप देखते हैं कि आपके पास जो इंटरनल वीकनेसेस जो हैं, ये स्ट्रेंथ्स जो हैं जो आपके पास है वो तो हैं ही हैं, लेकिन जो थ्रेट्स हैं ये आपके पास प्रॉब्लमेटिक तो नहीं है। क्या इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इतनी स्ट्रेंथ है कि ये जो मार्केट के अंदर जो स्ट्रेंथ, जो मार्केट के अंदर जो थ्रेट्स आ रही हैं इनको ओवरकम कर पाए? अगर ऑर्गेनाइजेशन इंटरनली स्ट्रेंथन है और उसके अंदर पास जो कैपेबिलिटीज़ है और वो तमाम की तमाम वो चीज़ें हैं जो कि उन थ्रेट्स को ओवरकम कर सकती है, तो फिर तो आप जो हैं वो एक अच्छी पोजीशन में हैं। ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं वो अपने पास थ्रेट्स की लिस्ट जो है वो जनरेट करती ही इसीलिए हैं कि वो देख सकें कि हम इंटरनली कैपेबल हैं मार्केट के अंदर सर्वाइव करने के लिए या नहीं। अगर आपके पास थ्रेट्स हैं वो ज़्यादा हैं और आप इंटरनली जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, आपकी स्ट्रेंथ की लिस्ट जो है वो शॉर्ट है और आपकी जो स्ट्रेंथ्स हैं वो उन थ्रेट्स को ओवरकम नहीं कर सकती, तो मार्केट में सर्वाइवल जो है वो मुश्किल हो जाएगा। तो ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो मार्केट स्कैनिंग करती ही इसीलिए हैं ताकि वो अपने आप को डेवलप कर सकें, जो थ्रेट्स हैं उनको देखते हुए जो अपने पास जो स्ट्रेंथ हैं उनको जो है वो और ज़्यादा जो है वो इन्हांस कर सकें। अगर कुछ वीकनेसेस हैं तो उनको ओवरकम किया जा सके। हम जब भी हमने बात की थी शॉर्ट एनालिसिस के अंदर भी, आप जब भी मार्केट जो इंडस्ट्री एनालिसिस करते हैं तो आप कंपटीटर्स के दरमियान जो है आप एनालिसिस कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर भी जब हम अपने पास एक्सटर्नल ऑडिट करते हैं तो हम असल में एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर अपने कंपटीटर्स की स्ट्रेंथ, उनकी वीकनेसेस, उनकी अपॉर्चुनिटी, उनके हवाले से हम खुद को कंपेयर कर रहे होते हैं, क्योंकि आपने मार्केट में जो है वो सर्वाइव करना है और आपका सर्वाइवल आपकी कंपटीशन की वजह से ही है। अगर आप कंपटीटर्स जो है वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल, मतलब कि एक लो प्राइस प्रोडक्ट मार्केट में ला रहे हैं अच्छी क्वालिटी के साथ, तो आपके पास जो है वो मार्केट के अंदर उनकी डिमांड जो है वो ज़्यादा होगी। तो आपने इस चीज़ को अच्छी तरह से देखना है। हमारे पास ब्रूस का एक कोटेशन है, द आइडिया इज टू कंसंट्रेट आवर स्ट्रेंथ अगेंस्ट आवर कंपटीटर रिलेटिव वीकनेसेस। तो आपने ये देखना है कि जो आपकी कंसंट्रेशन है वो अपनी स्ट्रेंथ्स के ऊपर है,
ठीक है, अगेंस्ट आवर कंपटीटर्स, जो आपके कंपटीटर्स हैं उनकी आपने देखना है कि हमारी स्ट्रेंथ ये है, उनकी स्ट्रेंथ ये है, तो आपने अपनी स्ट्रेंथ को जो है वो उनसे ज्यादा बढ़ाना है। अगर कोई ऐसा फैक्टर है, कुछ ऐसा क्राइटेरिया है कि उनकी स्ट्रेंथ ज्यादा है और आपकी स्ट्रेंथ कम है, तो इस फेज के अंदर भी आपको जो है मार्केट के अंदर जो है वो इश्यूज आ सकते हैं। तो आपने जो है कंसंट्रेट करना है अपनी स्ट्रेंथ्स के ऊपर, अपॉर्चुनिटीज आपने जो है वो सॉर्ट आउट करनी है, थ्रेट सॉर्ट आउट करनी है, और उन थ्रेट्स और अपॉर्चुनिटीज के मुताबिक आपने अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को देखना है, और उसके मुताबिक आपने जो अपनी स्ट्रेटजीज हैं वो फॉर्मुलेट करनी है, और आपने देखना है कि आप किस बेस्ट पॉसिबल तरीके के साथ उन स्ट्रेंथ्स को ओवरकम कर सकते हैं और कितने बेस्ट स्ट्रेटजीज के साथ आप उस अपॉर्चुनिटी जो है वो अवेल कर सकते हैं। तो जो हमने बात की कि हमारे पास जो फैक्टर है एक्सटर्नल ऑडिट का, एक्सटर्नल ऑडिट या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की जो हमारे पास असेसमेंट है, उसके लिए जो मेथड यूज करते हैं वो हमारे पास है इंडस्ट्री एनालिसिस एंड असेसमेंट ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द इंडस्ट्री। आप अपनी इंडस्ट्री की प्रॉफिटेबिलिटी को कंपेयर कर रहे हो तो अपने कंपटीटर के साथ, असेसमेंट होती है कि आपने लास्ट ईयर के अंदर कितना मार्केट शेयर गेन किया और उन्होंने कितना शेयर गेन किया, आपकी कौन सी स्ट्रेटजी, आपके कौन सी एडवर्टाइजमेंट प्लान, आपका कौन सा प्रोडक्ट मार्केट में ऐसा आया कि उसके आने से जो है कंपटीटर की बनिस्बत आपकी मार्केट शेयर क्या हुआ वो उसमें बढ़ा। आप अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को कंपेयर करते हैं लास्ट ईयर्स की या लास्ट सेशंस की ऑर्गेनाइजेशंस, तो इवन मतलब क्वार्टर्स के आपके पास चेक कर रहे होते हैं कि क्वार्टरली हमारे पास प्रॉफिट क्या रहा, क्वार्टरली हमने मार्केट शेयर कितना कैप्चर किया। हर स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करने के बाद उसको एवेल्युएट किया जाता है कि वेदर दैट स्ट्रेटजी इज इफेक्टिव इन द मार्केट और नॉट। इफ इट इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली देन आप जो है प्रॉपर मैयज लेते हैं और उस स्ट्रेटजी को रीविजिट करने के बाद अपने मिशन के साथ मैच करते हैं और उसको आप जो है वो आगे लेकर चलते हैं। तो जो फर्स्ट हमारे पास एक एक्सटर्नल ऑडिट के अंदर हमने इंडस्ट्री एनालिसिस के अंदर बात की कि आपने असेसमेंट करनी होती है अपने प्रॉफिटेबिलिटी की। सेकंड हम बात करेंगे टू कैरेक्टराइज द ड्राइविंग फोर्सेस ऑफ द कंपटीशन विद इन एन इंडस्ट्री। आपके पास प्रॉफिटेबिलिटी का फैक्टर तो है ही है कि आप अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को देख रहे होते हैं कि आपके पास ये प्रॉफिटेबिलिटी है, हमारा ये रही, हमारे कंपटीटर्स रही। बट सेकेंडली आप ये देख रहे होते हैं कि कौन कौन से ऐसे कंपटीटिव फोर्सेस हैं जो कि हमारी इस इंडस्ट्री के अंदर हैं। अगर आप जो हैं वो डिटर्जेंट की इंडस्ट्री के अंदर हैं तो आपने जितने भी डिटर्जेंट के आपके पास इंडस्ट्रीज हैं मार्केट के अंदर जो आपके कंपटीटर्स हैं उनकी आपने कैरेक्टरिस्टिक्स देखनी है कि आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, और कौन कौन से ऐसे ड्राइविंग फोर्सेस हैं जो कि आपके पास जो हैं वो जनरेट कर रहे हैं या क्रिएट कर रहे हैं कंपटीशन मार्केट के अंदर। तो आपने वो ड्राइविंग फोर्सेस भी जो है उनको भी प्रॉपर्ली आपने मॉनिटर करना है। और जो इंडस्ट्री एनालिसिस आपके पास एक्सटर्नल ऑडिट के लिए तो एक असेसमेंट है ही है, बट इट ऑल्सो हेल्प मैनेजमेंट टू क्रिएट एंड मेंटेन द कम्पिटिटिव एडवांटेज। जब आपके पास एक प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज की लिस्ट बन जाएगी और आप अपनी स्ट्रेंथ्स को मैच करके जो है उन अपॉर्चुनिटीज को अवेल कर लेंगे तो आपके पास कम्पिटिटिव एडवांटेज हासिल करना कोई आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होगा। तो जो इंडस्ट्रीज हैं वहाँ पे हमारे पास इंडस्ट्री एनालिसिस जो है वो इसीलिए ही यूज किया जाता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी आप प्रॉफिटेबिलिटी को कंपेयर करें दूसरी इंडस्ट्रीज के साथ। सेकेंड, आप जो ड्राइविंग फोर्सेज हैं कंपटीशन के आपके दरमियान और आपके कंपटीटर्स के दरमियान जो ड्राइविंग फोर्सेज हैं उनको जो है आप इजिली कैरेक्टराइज कर सकें। और थर्ड हमारे पास है कि मैनेजमेंट को हेल्प करता है कि आप जो है कम्पिटिटिव एडवांटेज जो है उसे क्रिएट कर सकें और एज वेल एज मेंटेन भी कर सकें। ठीक है, क्रिएट कैसे होगा जब अपनी आप अपॉर्चुनिटीज की लिस्ट को मैच करेंगे अपनी स्ट्रेंथ के साथ और आपको अपॉर्चुनिटी अवेल करेंगे तो आप क्रिएट करेंगे। मेंटेन करना कि आप कस्टमर फीडबैक लेते हुए अपनी सर्विसेज की क्वालिटी को जो है वो कंटिन्यूस वे में मॉनिटर करने के साथ साथ इन्हांस भी करेंगे। तो ये आपके पास जो है वो मेंटेन किया जाएगा इस तरह। एनवायरमेंटल स्कैनिंग एक्सटर्नल ऑडिट का एक पार्ट है टू आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट। हमने जो अपने फर्स्ट स्लाइड में हमने डिस्कशन की कि हमारे पास जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की असेसमेंट है उसका मकसद ही हमारे पास जो है वो लिस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना है और उन थ्रेट्स को सॉर्ट आउट करना है जो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं और अपॉर्चुनिटीज को सॉर्ट आउट करना है कि जो हमारी स्ट्रेंथ के साथ मैच करते हुए हमें कम्पिटिटिव एडवांटेज लेने में हेल्पफुल हो सकती हैं। तो ये हमारे पास एक्सटर्नल ऑडिट का पार्ट था। या अब नेक्स्ट जो हमारे पास एक बात डिस्कस की जा रही है वो हमारे पास है फोकसिंग ऑन आइडेंटिफाइंग एंड इवैल्यूएटिंग इवेंट्स बियॉन्ड द इमीडिएट कंट्रोल ऑफ द फर्म। आपके पास एक्सटर्नल ऑडिट जो है हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में और इवैल्यूएट करने में वो वाली इवेंट्स जो कि फर्म के कंट्रोल में नहीं होती। फॉर एग्जांपल आइडेंटिफाई करना और फिर उन्हें इवैल्यूएट करना।
हमारे पास कौन सी ऐसी इवेंट्स हैं, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, कौन सी ऐसी थ्रेट्स हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो इफेक्ट कर सकती हैं। उन थ्रेट्स को आपने आइडेंटिफाई करना है और उसके साथ साथ आपने उनको एवेल्युएट भी करना है कि इन थ्रेट्स को ओवरकम करने के लिए हमें कौन सी मार्केट स्ट्रेटजी या कौन से हमें तरीकाकार अडॉप्ट करना पड़ेगा ताकि हम इसको अच्छी तरह से अवेल कर सकें और जो थ्रेट हमारे पास है ये हमारे मार्केट शेयर को डिस्टर्ब ना करें। तो हमारे पास जो एक्सटर्नल ऑडिट है इसका जो फोकस है वो हमारे पास आइडेंटिफिकेशन एज वेल एज एवेल्युएशन द इवेंट्स विच आर बियॉन्ड द इमीडिएट कंट्रोल ऑफ द फर्म। आपने जो है एक्सटर्नल ऑडिट आपको हेल्प करता है कि आप आइडेंटिफाई भी करें एज वेल एज एवेल्युएट करें उन तमाम इवेंट्स को, इन तमाम फैक्टर्स को, उन तमाम थ्रेट्स को जो कि फर्म की करंट पोजीशन को डिस्टर्ब कर सकता है और फर्म के जो है वो इमीडिएट कंट्रोल में नहीं होते। जो भी आपके पास मार्केट सिचुएशन या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर चेंज आती है वो अननोन होती है, आपको पता नहीं होता। पेट्रोल की प्राइसेस आपके पास एकदम बदल जाती हैं, जबकि आपने जो प्लान किया है वो पूरे साल का आपने एक स्ट्रेटेजिक प्लान बनाया होता है, तो वो एक छोटी सी चेंज आपके पास कॉस्ट का जो फैक्टर है उसको जो है वो बढ़ा देती है। तो इट वाज नॉट इनिशियली प्लान्ड बट चेंज आपके पास जो है वो आती है। तो इस तरह के जो हमारे पास होते हैं, हमारे पास इमीडिएट जो एक पोजीशंस है ये आपके पास जो है कंट्रोल में नहीं होते। इसके अंदर जो हमारे पास कुछ चीज़ें हैं, हमारे पास जो फैक्टर्स हैं, जो इवेंट्स हैं जो कि एक फर्म के कंट्रोल में नहीं होती, उसके अंदर जो हमारे पास पहली चीज़ है वो हमारे पास है इंक्रीज्ड फॉरेन कंपटीशन। अगर एक फर्म है वो ग्लोबलाइजेशन या इंटरनेशनलाइजेशन के फैक्टर के अंदर है और वो अपने पास उनके जो है प्रोडक्ट्स वो बाहर भी जाते हैं, वो अपने प्रोडक्ट्स को जो है वो एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक, तो आपके पास जो इंक्रीज्ड फॉरेन कंपटीशन है, मार्केट जो आपके पास है, फॉरेन कंपटीशन आपके पास है, उसकी वजह से भी जो है वो आपके पास चीज़ें जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं। आप अपने कंट्री में बैठे हैं, आपका प्रोडक्ट यहाँ पर है, लेकिन इवेंट का अकर होना दूसरी कंट्रीज के अंदर आपके यहाँ पर क्या करती हैं, आपके पास चीज़ों को जो है वो डिस्टर्ब कर देती हैं। फॉर एग्जांपल आप एग्जांपल ले लें 9/11 की। 9/11 में अटैक हमारे पास अमेरिका के अंदर हुआ, बट आपके पास जो है इनिशियली जो आपके पास पूरी की पूरी मार्केट सिचुएशन ऑल ओवर द वर्ल्ड आपके पास क्या आपके पास वो चेंज हुई। इसी तरह से अगर आप एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट को ले लें तो प्रोडक्ट अगर आपके पास आपका प्रोडक्ट भी है और फॉरेन मार्केट के अंदर और भी प्रोडक्ट्स हैं उस तरह के, तो ऑफ कोर्स आपके पास जो है इंक्रीज फॉरेन कंपटीशन जो है ये आपके पास कभी भी कंट्रोल में नहीं होता। तो आपकी जो है फर्म की जो स्ट्रेंथ है या आपकी मार्केट शेयर उसको इफेक्ट कर सकता है। पॉपुलेशन शिफ्ट, जो आपके पास पॉपुलेशन के आपके पास पैरामीटर्स हैं उसका जो है वो शिफ्ट होना ये बहुत नॉर्मल सा ट्रेंड है कि आपके पास एक कंट्री के अंदर जो कल्चर है वो दूसरी कंट्री का कल्चर नहीं है। तो आपके पास जो पॉपुलेशन का जो लाइफस्टाइल है, जो ट्रेंड्स हैं, जो फैशन है, इसका चेंज होना ये कंटिन्यूस प्रोसेस है और आपके पास ये हमेशा चेंज होता रहता है। तो आपने इस चीज़ को भी मॉनिटर करना है क्योंकि ये भी एक ऐसी चीज़ है जो कि आपके पास फर्म के कंट्रोल के अंदर नहीं होती और ये भी आपके पास बियॉन्ड कंट्रोल होती है। तो पॉपुलेशन का जो है एक यूजेज पैटर्न जो है उसका शिफ्ट होना या जो पॉपुलेशन का टेस्ट है या जो पॉपुलेशन का लाइफस्टाइल है वो उसका शिफ्ट होना भी आपके लिए प्रॉब्लमेटिक बन सकता है। तो ये आपके पास तभी पॉसिबल होगा कि आप अपने आप को मार्केट में सर्वाइव करवा सकते हैं कि अगर आप प्रॉपरली अपने पास एक्सटर्नल ऑडिट करते हैं। एक्सटर्नल ऑडिट आपको हेल्प करता है कि आप जो हैं क्या करें, मार्केट शिफ्ट है, ये जो पॉपुलेशन की शिफ्ट है, जो ट्रेंड्स हैं, इनको आप प्रॉपरली इजीली अच्छे तरीके से पढ़ें, उनको आप साथ साथ मेजर करें, जज करें और अपनी स्ट्रेटजीज को जो पॉपुलेशन का जो आपके पास एटीट्यूड है, ये परसेप्शन जो चेंज हो रही है टुवर्ड्स द प्रोडक्ट, उसको आप साथ साथ स्टडी करें। तो मार्केट रिसर्च R&D डिपार्टमेंट आपका हेल्प कर सकता है आपके इस काम के अंदर ताकि आप इस चीज़ को भी अपने कंट्रोल में ला सकें। डेमोग्राफिक्स फॉर एग्जांपल एजिंग पॉपुलेशन का जो डेमोग्राफिक फैक्टर्स आपके पास हैं वो भी आपके पास जो है वो इफेक्ट कर सकते हैं और ये भी आपके पास कंट्रोल में नहीं होते। जो आपके पास जो है वो एजिंग पॉपुलेशन आपके पास बढ़ती है, आपकी पॉपुलेशन की एज बढ़ती है और एजिंग का फैक्टर जो पॉपुलेशन के अंदर ज़्यादा होता चला जाता है, आपके पास चीज़ें कंट्रोल में नहीं रहती और आपके पास वो हैं। लास्ट जो हमारे पास इसके अंदर हमने सेक्शन डिस्कस किया है वो हमारे पास है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। हमने स्टार्ट में डिस्कस किया है इस बात को कि हमारे पास जो ई-कॉमर्स है उसकी जो फैक्टर्स हैं वो टोटली आपके पास उसने दुनिया को चेंज किया और हमारे पास दुनिया जो है वो ग्लोबल विलेज के तौर पर हमारे पास एक्ट कर रही है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का आना
आपके पास बहुत सारी चीज़ों को जो है वो न्यू डिस्कवरीज आपके पास हुई और आपके पास चीज़ें जो है वो आसान हुई। मार्केट का जो शेयर है वो भी आपके पास कैप्चर करना आसान हुआ और साथ साथ जो है मार्केट रीच जो है, आपने जिस मार्केट तक पहुंचना चाहते हैं, मार्केट एक्सेस जो है वो भी आपके पास की हुई, आपके पास आसान हो गई। इंटरनेट के थ्रू आप जो है वो यहाँ बैठे हुए कहीं पर भी बिजनेस कर सकते हैं। आपको कोई फिजिकल स्टोर लॉन्च करने की जरूरत नहीं है, आप अपने घर में चीज़ें रखकर उनको भी आप सेल कर सकते हैं। तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ये तो एक इफेक्ट है कि ई कॉमर्स वेबसाइट का आना, टेक्नोलॉजी के इन होना, लेकिन जो आपके पास टेक्नोलॉजी है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इसने आपके पास जो मैन्युफैक्चरिंग फॉर्म्स हैं उनके ऊपर भी इसके जो है वो लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट्स रहे हैं। आपके पास जो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जो डिफरेंट प्रोसेसेस हैं उनको जो है वो ऑटोमेट करना और उनको भी आसान बना देना, ये भी आपकी आईटी की एक कंट्रीब्यूशन है। तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तहत जो है वो कंपनीज क्या करती हैं, वो अपने पास कम्पिटिटिव एडवांटेज ले सकती हैं, बट आपके पास टेक्नोलॉजी का नई टेक्नोलॉजी का आना, ये भी हमारे पास एक प्रॉब्लमेटिक है कि एक फर्म जो है वो एक टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करती है तो आपके पास जो है वो कुछ नई टेक्नोलॉजी आ जाती है जो कि उससे भी ज़्यादा इफेक्टिव और एफिशिएंट रिजल्ट्स क्या कर रही है, वो आउटकम जो आपके पास दे रही है। आप कैमरास के अंदर देखें, आपके पास कैमरास के अंदर नई से नई टेक्नोलॉजी आपके पास आती रहती है, नए से नए फीचर्स आते रहते हैं। तो आप जो क्या करते हैं, आप शिफ्ट करते हैं एक फीचर से दूसरे फीचर। आप मोबाइल को देखें, आपके पास टेक्नोलॉजी के अंदर इतनी ज़्यादा चेंज आई कि आपके पास एक सेल दूसरा तीसरा, आपके पास हर मोबाइल के अंदर नए से नए जो हैं क्वाड कोर प्रोसेसर्स आपके पास हैं। आपके पास इंटरनल मेमोरी जो है वो बढ़ रही है, स्क्रीन की जो आपके पास क्वालिटी है वो है, रेजोल्यूशन पिक्सल की आपके पास बढ़ गया, अब एचडी क्वालिटी इससे भी आगे चीज़ें आ चुकी हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो फैक्टर है, ये आपके पास जो है वो भी एक प्रॉब्लम है कि आपके पास कोई भी ऐसी चीज़ जो कि कंसिस्टेंट नहीं है और आपके पास एनवायरमेंटल चेंज के साथ साथ वो भी चेंज होती है, ठीक है, तो आपके पास वो फैक्टर्स जो है फर्म के कंट्रोल में नहीं होते और आपकी जो है वो प्लानिंग को इफेक्ट करते हैं। बट स्टिल जो है एक्सटर्नल ऑडिट के तहत आप इन्हें मॉनिटर करके थोड़ा बहुत खुद को जो है वो इनलाइन कर सकते हैं विद द करंट टेक्नोलॉजी। जो हमारे पास नेक्स्ट फैक्टर्स हमारे एक्सटर्नल ऑडिट के अंदर हम बात करेंगे। एक्सटर्नल ऑडिट जो हमारे पास रिवील करता है वो हमारे पास हेल्प करता है कि अपॉर्चुनिटीज़ को जो है आइडेंटिफाई करने में और साथ साथ आपके पास जो की थ्रेट्स हैं उनको भी आइडेंटिफाई करने में हमारी हेल्प करता है। मैनेजर्स देन फॉर्मुलेट स्ट्रेटजीज टू टेक एडवांटेज ऑफ द अपॉर्चुनिटीज एंड अवॉइड /reduce द इम्पैक्ट ऑफ द थ्रेट्स। जितना भी एक्सटर्नल ऑडिट हमने बात की, एक्सटर्नल ऑडिट का जो मेजर पर्पस है वो आपके पास जो है वो यही है कि आपने जो है अपनी अपॉर्चुनिटीज जो है उनको आपने आइडेंटिफाई करना है और साथ साथ अपने पास थ्रेट को भी आइडेंटिफाई करना है। आपके पास जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है वो आपके पास कॉन्स्टेंटली चेंज होती रहती है और उसको मॉनिटर जितना ज़्यादा आप करेंगे उतना ही अच्छे तरीके से और उतना टाइमली जो है वो आपके पास अपॉर्चुनिटीज या थ्रेट्स आप आइडेंटिफाई कर सकेंगे। जो हमारे पास मेन इशू है वो हमारे पास है कि चीज़ों को टाइमली आइडेंटिफाई करना। आप अगर किसी चीज़ को या किसी थ्रेट को टाइमली आइडेंटिफाई नहीं करते तो मे बी इन द लॉन्ग रन वो आपकी फर्म की क्राइसिस का भी सोर्स बन सकती है, एक छोटी सी थ्रेट भी। इसी तरह से अपॉर्चुनिटी भी जो हमारे पास होती है वो शॉर्ट टर्म के लिए होती है, वो लॉन्ग टर्म नहीं होती। तो अपॉर्चुनिटीज़ को भी आपने जो है वो टाइमली अवेल करना है। जितनी जल्दी आप अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करेंगे उतनी ही आसानी के साथ क्या करेंगे, आप अपने पास मार्केट के अंदर सर्वाइव कर सकेंगे। हमारे पास अपॉर्चुनिटी अवेल करने का हमेशा ये मकसद नहीं है कि आप हमेशा ही मार्केट में कम्पिटिटिव एज ले लेंगे। कई दफ़ा से आपको अपनी कंपनी की जो करंट पोजीशन है उसको कंसिस्टेंट रखने के लिए, उसको रिटेन रखने के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपॉर्चुनिटी को टाइमली अवेल करना पड़ेगा। इसी तरह से जो आपकी थ्रेट्स हैं वो भी आपके पास जो कंपनी है उसकी करंट पोजीशन को डिस्टर्ब कर सकती हैं, तो आपने अपनी थ्रेट्स को भी टाइमली वे में जो है हैंडल करना है, मॉनिटर करना है और उसके साथ साथ अपना स्ट्रेटेजी उनको हमने बनानी है। जब आपने एक एक्सटर्नल ऑडिट किया तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ की एक लिस्ट आ गई बहुत बड़ी, इस तरह आपने थ्रेट्स भी आपने मॉनिटर की। अब ये जो आपके पास लिस्ट ऑफ थ्रेट्स है, जो लिस्ट ऑफ आपको अपॉर्चुनिटीज़ है, इट हेल्प मैनेजर्स टू फॉर्मुलेट द स्ट्रेटजीज। आप क्या करते हैं, आप अपनी इंटरनल स्ट्रेंथ्स को देखते हैं, अपनी इंटरनल वीकनेसेस को देखते हैं। अगर आपके पास जो है वीकनेसेस ज़्यादा हैं और थ्रेट्स जो हैं
आपके पास जो है वो ऐसी हैं जो कि आपकी वीकनेसेस की वजह से कंपनी की करंट पोजीशन को डिस्टर्ब कर सकती हैं, तो आप ऐसी मेजर्स लेते हैं, ऐसी स्ट्रेटजीज बनाते हैं, अपनी पॉलिसी मेजर्स लेते हैं, अपनी पॉलिसी को रिविजिट करते हैं, ताकि आप उन थ्रेट्स को अपनी वीकनेसेस के साथ जो है कंपेयर करते हुए उसको ओवरकम कर सकें। उन थ्रेट्स को जल्दी से आप ओवरकम करें, ताकि आप एक फॉर्म अगर है, आपके पास एक नई टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से आपके पास प्रोसेस कॉस्ट आपके पास कम आ रही है, प्रोडक्ट कॉस्ट आपके पास कम आ रही है और क्वालिटी भी आपको इन्हांस्ड मिल रही है, तो आप क्या करेंगे कि आप जो है वो फोकस करेंगे कि आपके पास इंटरनली वो टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है, तो वो आपके पास इंटरनल वीकनेस है और वो वीकनेस जो है आपके पास टेक्नोलॉजी आपके लिए थ्रेट बन सकती है इन द लॉन्ग रन। तो आपको उस टेक्नोलॉजी को जो है वो ऑप्ट करना पड़ेगा, उसको आपको जो है अपनी फर्म के अंदर लाना पड़ेगा और आप जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी आप लाएंगे उतनी जल्दी से आप अपने पास मार्केट का जो करंट आपके पास प्रोडक्ट का जो मार्केट शेयर है उसको आप इजीली रिटेन रख सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमें हेल्प हुआ वो हमारे पास टेक एडवांटेज ऑफ द अपॉर्चुनिटीज एंड अवॉइड रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ द थ्रेट्स। जैसे हमने बात की टेक्नोलॉजी का, अगर आपको पता है कि टेक्नोलॉजी जो है मार्केट में है और ये आपके पास थ्रेट का सोर्स बन सकती है, तो जितना टाइमली आप इसको ओवरकम करेंगे उतनी ही आसानी के साथ आप क्या करेंगे, उसके इम्पैक्ट को, जो थ्रेट का इम्पैक्ट है जिसकी वजह से आपके पास मार्केट पोजीशन डिस्टर्ब होगी, उसको आप जल्दी से रिड्यूस कर सकते हैं। तो हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप है ओवरऑल, हमारे पास हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास एक प्रोसेस है जिसके थ्रू आप एक्सटर्नल ऑडिट करते हैं और एक्सटर्नल ऑडिट का करने का मकसद ही हमारे पास ये है कि आप अपनी करंट पोजीशन देखें कि क्या है आपकी मार्केट की करंट पोजीशन क्या है, और साथ साथ आप अपने पास जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनकी भी आप लिस्ट बनाएं और जो थ्रेट्स हैं उनकी भी आप जो है वो लिस्ट बनाएं। तो आपके पास जो फर्स्ट स्टेप है वो हमारे पास है, द प्रोसेस ऑफ परफॉर्मिंग एन एक्सटर्नल ऑडिट मस्ट इन्वॉल्व एज मैनी मैनेजर्स एंड एम्प्लॉयज एज पॉसिबल। जिसने हमने लास्ट में डिस्कस किए थे, लास्ट लेक्चर को आप थोड़ा रिविजिट करें तो हमने वहाँ पे पिटफॉल्स डिस्कस किए थे। किसके? कि कंपनीज, वाई कंपनीज डू नॉट प्लान स्ट्रेटेजिकली, वो स्ट्रेटेजिकली प्लान क्यों नहीं करते। उनमें एक ये भी इशू था कि मैनेजमेंट हमारे पास जो है वो क्या करती है कि वहाँ पे हमारे पास पुअर रिवॉर्ड स्ट्रक्चर है, ठीक, ये एक और चीज़ है। लेकिन सेकंड जो चीज़ हमारे पास थी कि वेस्टेज ऑफ टाइम एंड टू एक्सपेंसिव, जो टू एक्सपेंसिव फैक्टर था उसकी वजह से हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, स्ट्रेटेजिकली प्लान नहीं करती। आप देखें कि हमारे पास जो फर्स्ट स्टेप उसमें हमारे पास कहा गया कि आप आइडेंटिफाई करें और परफॉर्म करें एक्सटर्नल ऑडिट को, बट यू हैव टू इन्वॉल्व as many managers and as many management personnel as much as you can। जितने ज़्यादा होंगे उतनी ही अच्छी तरह से आप अपने पास जो है वो एक्सटर्नल ऑडिट जो है वो कंडक्ट कर सकेंगे। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि हमारे पास एक कंपनी है और उसका बहुत बड़ा सेटअप है, उसकी डिस्ट्रीब्यूटर सप्लायर ऑल ओवर द पाकिस्तान जो हैं वो हमारे पास फैले हुए हैं। तो आपको पाकिस्तान के अलावा अगर हम उसके एक्सटर्नल भी हैं तो वो भी हमारे पास एक अलग चीज़ है। लेकिन हम पाकिस्तान की एग्जांपल लेते हैं तो हमारे पास हेड ऑफिस जो है वो शायद इस्लामाबाद में है उस कंपनी का, बट जो उसके कंपनी के प्रोडक्ट जो है वो ऑल ओवर द पाकिस्तान डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में बढ़ाया हुआ है। तो जो आपके मैनेजर्स हैं वो आपके पास जो हैं डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स के हिसाब से होते हैं मोस्टली, तो फिर आपके पास एरिया मैनेजर्स होते हैं, फिर आपके पास जो है वो कंट्री मैनेजर होता है, ठीक है। तो कंपनीज क्या करती हैं, आपके पास अपने पास जो है वो पावर को डेलीगेट करती हैं और अपनी जो हायरार्की है उसको वो डिवाइड करती हैं, ताकि आपके पास मैनेजमेंट, कंट्रोल और अकाउंटेबिलिटी का फैक्टर भी रहे और आपके पास जो मॉनिटरिंग है और कंट्रोल है वो भी जो है आपके पास रहे। तो आपको फॉर एग्जाम्पल एक मैनेजर जो आपका स्वात के अंदर है या पेशावर के अंदर है, आप कराची में बैठकर उन सिचुएशंस को नहीं समझ सकते कि कराची का जो मैनेजर है वो जो आपको सिचुएशन बताएगा, जो वो मार्केट सिचुएशन जो है वो डिफरेंट होगी आपके पास पेशावर के हिसाब से, लाहौर के हिसाब से या आपके पास इस्लामाबाद के हिसाब से। तो अगर आप उन मैनेजर्स को अपने पास इस प्रोसेस के अंदर, एक्सटर्नल ऑडिट के अंदर इन्वॉल्व नहीं करते, तो शायद वो फैक्टर्स जो कि उन मार्केट्स के अंदर आपकी परफॉर्मेंस को गिरा रहे हैं उनको आप अच्छी तरह से मॉनिटर ना कर पाएं। तो ये भी हमारे पास एक प्रॉब्लम बन सकता है। तो आपके पास जितने ज़्यादा मैनेजर्स आएंगे और डिफरेंट आपके पास जो पोर्शन है, जो डिफरेंट सेगमेंट्स हैं आपके पास, जो डिफरेंट मार्केट्स हैं आपकी, और वहाँ से आएंगे तो वो अपनी अपनी मार्केट के हवाले से आपको जो है अच्छी तरह से
फीडबैक दे सकते हैं कि उस मार्केट के अंदर क्या अपॉर्चुनिटी है, उस मार्केट के अंदर क्या थ्रेट्स हैं, वहां पर हमारा प्रोडक्ट जो है उसकी करंट परफॉर्मेंस क्या है, करंट पोजीशन क्या है, और हम किस तरह से अपने प्रोडक्ट की जो है पोजीशन जो है उसको हम इनहांस कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप के अंदर यही बात की गई है कि हमारे पास जो है मैनेजमेंट को आप जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा आप इन्वॉल्व करें, हर जगह से, हर फैक्टर से आप मैनेजमेंट को लेकर आएँ और अपने पास जो है एक्सटर्नल ऑडिट के अंदर उनको जो है उनकी कंट्रीब्यूशन लें, उनसे फीडबैक लें। जितना आप अपने एम्प्लॉयज़ को ऑन करेंगे, आपके एम्प्लॉयज़ आपकी कंपनी को ऑन करेंगे, और ऑनरशिप ही है जो कि आपके पास सस्टेन कर सकती है आपकी करंट ग्रोथ को। तो ये एक थोड़ा फैक्टर है। अगर आप अपने एम्प्लॉयज़ को एक्सटर्नल ऑडिट में इन्वॉल्व करते हैं और टॉप से लेके लो मैनेजमेंट तक तमाम एम्प्लॉयज़ को आप जो हैं वो अपने इस प्रोसेस का हिस्सा बनाते हैं, तो उससे होगा क्या, लीड्स टू अंडरस्टैंड एंड कमिटमेंट फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर। लीड टू अंडरस्टैंड, कंपनी के जो लोग हैं वो आपकी कंपनी को अंडरस्टैंड करना शुरू करेंगे कि ये कंपनी प्लान किस तरह से करती है, ये कंपनी जो है वो किस तरह से अच्छे तरीके से जो फैक्टर्स को मॉनिटर करती है, ये कंपनी अपने कस्टमर के साथ साथ अपने एम्प्लॉयज़ के साथ भी कमिटेड है। तो अंडरस्टैंडेबिलिटी जो है एम्प्लॉय की अपनी कंपनी के बारे में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके साथ साथ आपके जो कमिटमेंट है फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर वो भी आपके पास क्या होगी, वो बढ़ेगी। जिस तरह मैंने आपको अभी एक चीज़ डिस्कस की कि आप जब अपनी कंपनी को ऑन करना शुरू कर देते हैं, कंपनी जब आपको ऑन करना शुरू करेगी तो आप कंपनी को ऑन करना शुरू कर देंगे। कंपनी कैसे ऑन करेगी, कंपनी अपनी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर आपको इन्वॉल्व करेगी, कंपनी जो है आपको इन्फॉर्मेशन देगी टाइमली, कंपनी आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग करेगी, आपको ट्रेनिंग देगी, इन्फॉर्मेशन के हिसाब से आपको जो है वो एक प्रॉपर जो है इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। तो ये तमाम चीज़ें जो क्या करेंगी आपके पास के अंडरस्टैंडेबिलिटी के साथ साथ जो आपके पास मैनेजर्स की जो कमिटमेंट है टुवर्ड्स योर ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास वो भी बढ़ेगी। और वंस एम्प्लॉय सेटिस्फाइड, आपका एम्प्लॉय अगर सेटिस्फाइड हो जाता है तो आपके लिए जो है लॉन्ग टर्म में उसको सस्टेन करना ऐसा जितना बड़ा इशू नहीं होगा। जो इसका सेकंड स्टेप है हमारे पास, वो हमारे पास है कि फर्स्ट स्टेप में आपने मैनेजमेंट को इन्वॉल्व किया, सेकंड में हमने क्या कहा, टू परफॉर्म एन एक्सटर्नल ऑडिट अ कंपनी फर्स्ट गैदर कम्पिटिटिव इंटेलिजेंस एंड इंफॉर्मेशन अबाउट। फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसको जो कम्पिटिटिव इंटेलिजेंस है उसका जो है वो पता करना है कि एक्सटर्नल ऑडिट अ कंपनी फर्स्ट गैदर कम्पिटिटिव इंटेलिजेंस। अब हमारे पास हम ये तमाम फैक्टर्स डिस्कस करते हैं, बट फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि हमारे पास जो कम्पिटिटिव इंटेलिजेंस है वो हमारे पास क्या चीज़ है। इसको हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं, फिर हम इसकी डिस्कशन के अंदर जाएंगे। अ ब्रॉड डेफिनेशन ऑफ कम्पिटिटिव इंटेलिजेंस इज द एक्शन ऑफ डिफाइनिंग, गैदरिंग, एनालाइजिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग इंटेलिजेंस अबाउट प्रोडक्ट, customers, competitors, and any aspect of the environment needed to support executives and managers in making strategic decision for an organization। हमारे पास वो तमाम एक्शंस जो कि आपके पास डिफाइन करते हैं, हेल्प करते हैं आपकी स्ट्रेटजी फार्मूलेशन में, आपको जो डाटा चाहिए, जो इन्फॉर्मेशन चाहिए उसको मार्केट से गैदर करने में, वेदर इट इज़ थ्रू मार्केट रिसर्च, वेदर इट इज़ थ्रू द रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, और फिर उस प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन को जो एनालाइज करना है, उसका जो एनालिसिस करना है आपने, एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग इंटेलिजेंस अबाउट द प्रोडक्ट्स, कंपीटिटर्स एंड अदर एस्पेक्ट ऑफ द इन्वायरमेंट विच आर नीडेड टू सपोर्ट द एग्जीक्यूटिव। ये तमाम चीज़ें जो कि एक मैनेजमेंट को, फॉर एग्जांपल आपके पास मार्केट के बारे में डाटा लेना, कस्टमर्स के बारे में डाटा लेना, प्रोडक्ट के बारे में डाटा लेना, आपके पास जो कंपीटिटर्स हैं उनके बारे में डाटा लेना, और इस तमाम डाटा को लेने के बाद प्रॉपरली इकट्ठा करना, इसको एनालाइज करना, डाटा के अंदर से इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करना, ये तमाम चीज़ें जो ये डाटा है कस्टमर्स का, कंपटीटर्स का, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का, ये मैनेजमेंट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, ये कैपिटल होता है। ठीक है, ये एक हमारे पास कम्पिटिटिव इंटेलिजेंस है मैनेजर्स के लिए, आपके पास जो सीईओज हैं टॉप मैनेजमेंट के लिए, ये हेल्प करता है उन्हें, किसके लिए, स्ट्रेटजी फार्मूलेशन के लिए। तो आई होप कि आपको वो चीज़ क्लियर होगी कि आपके पास क्या चीज़ है। तो हमारे पास जो एक्सटर्नल ऑडिट है इसका फर्स्ट पर्पस ही आपके पास यही है कि आप अपने कस्टमर के बारे में इंफॉर्मेशन लें, आप अपने क्लाइंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन लें, इंफॉर्मेशन इकट्ठी करें, अपने प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करें, और जो अपने कंपटीटर्स हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करें। ये तमाम इंफॉर्मेशन आपको हेल्प करेगी आपकी स्ट्रेटजीज को डिज़ाइन करने में। बट इसके साथ साथ आपने अपनी जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उसके अंदर भी आपने जो डिफरेंट फैक्टर्स हैं उनको भी आपने मॉनिटर करना है, और ये तमाम डाटा जो है ये हमारे पास एक फ्रूटफुल इंफॉर्मेशन बन सकता है।
ठीक है, और ये हमारे पास एक कम्पिटिटिव इंटेलिजेंस, एक इंटेलेक्चुअल कैपिटल बन सकता है। एंड ये तो हमारे पास एक फैक्टर है। इसके अलावा जो हमारे पास इंफॉर्मेशन हमें चाहिए वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है अबाउट द सोशल फैक्टर्स, अबाउट द कल्चरल फैक्टर्स, अबाउट द डेमोग्राफिक फैक्टर्स, अबाउट द एनवायरमेंटल फैक्टर्स, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड लीगल, गवर्नमेंटल एंड टेक्नोलॉजिकल ट्रेंड्स। ये तमाम चीज़ें आपके पास होना ज़रूरी हैं। दैट्स वाई ये बात कही कि हमारे पास जो कम्पिटिटिव इंटेलिजेंस है उसका जो डाटा है आपके पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अपनी मैनेजमेंट को, जो फर्स्ट स्टेप में कहा गया कि आपको अपनी मैनेजमेंट को इन्वॉल्व करना है एज मैनी मैनेजर्स एज यू कैन, इसका फ़ायदा आपके पास ये होगा कि आपके पास डिफरेंट मार्केट सेगमेंट से क्या होगा कि जो तमाम डाटा है आपको जो है वो अवेलेबल हो जाएगा आपके अपने इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन से ही। कई दफ़ा आपके पास ऐसे होता है कि जो आपके पास जो सप्लायर्स हैं वो हमारे पास बेस्ट जो है इंफॉर्मेशन आपको देते हैं आपके कंपटीटर्स के बारे में, उनकी स्ट्रेटजीज के बारे में, उनके कस्टमर्स के बारे में, उस कंपनी की जो सेल्स प्रेफरेंसेस है उसके बारे में। तो आप उस इंफॉर्मेशन से भी फ़ायदा उठाते हुए अपनी जो है स्ट्रेटजी को जो है वो अच्छी तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ हमने बात की, दो स्टेप्स हमने अभी तक डिस्कस किए हैं कि हमारे पास जो है आप अपनी मैनेजमेंट को इन्वॉल्व करें, एंड सेकंड हमने यहाँ पर कहा कि आप अपना जो एक्सटर्नल ऑडिट है वो परफॉर्म करें। और इसके अंदर हमने दो बातें की कि आपने इन्फॉर्मेशन लेनी है अबाउट योर सोशल, कल्चरल, डेमोग्राफिक, अबाउट एनवायरमेंटल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लीगल, गवर्नमेंटल एंड टेक्नोलॉजिकल ट्रेंड्स, बट इसके साथ साथ आपने जो है वो कम्पिटिटिव इंटेलिजेंस जो है उसको भी आपने मेंटेन रखना है। अपने कस्टमर्स का डाटा, अपने कस्टमर्स, अपने क्लाइंट्स, अपने प्रोडक्ट्स, अपने कंपटीटर्स का डाटा लेकर उन्हें आपने प्रॉपरली असेंबल करके एनालाइज करने के बाद उसको आपने एक फ्रूटफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना है। हमने अभी बात की कम्पिटिटिव इंटेलिजेंस के बारे में। होप यू आर क्लियर विद कम्पिटिटिव इंटेलिजेंस। हमारे पास जो नेक्स्ट थर्ड स्टेप हमारे पास है, वंस द इंफॉर्मेशन इज गैदर इट शुड बी असेमिलेटेड, एवेल्युएटेड एंड प्रायोरिटाइज्ड। अब देखें, हमने जो एक्सटर्नल ऑडिट किया उसको हमारा पर्पस ही यही था कि आपने इंफॉर्मेशन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इकट्ठी करनी है। अब जब आपके पास इंफॉर्मेशन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठी हो चुकी है तो आपने अब इस इंफॉर्मेशन इसको आपने असेमिलेट, इसको आपने असेंबल करना है, इकट्ठा करना है, फिर आपने इसे एवेल्युएट करना है, फिर आपने इसे प्रायोरिटाइज करना है। ये 3 स्टेप्स आपके पास जो हैं आफ्टर डाटा कलेक्शन आपके पास हैं। असेंबल किया आपने, उसे एवेल्युएट किया, एनालाइज किया आपने, फिर आपने अपनी प्रायोरिटी सेट की। असेंबल करने का मकसद आपके पास ये है कि आप जो हैं वो अगर एक मार्केट के अंदर हैं और आपके पास डाटा डिफरेंट मार्केट सेगमेंट्स का है, फॉर एग्जांपल आपने जो पीछे फैक्टर यहाँ पर डिस्कस किए कि जो आपके पास सोशल फैक्टर्स हैं, कल्चरल फैक्टर्स हैं, डेमोग्राफिक फैक्टर्स हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, इकोनॉमिकल हैं, पॉलिटिकल, लीगल, गवर्नमेंटल, टेक्नोलॉजिकल ट्रेंड्स, आप अगर इन तमाम फैक्टर्स के जो है जो भी डाटा आपके पास आया इनको सॉर्ट कर लें आप इन डिफरेंट पैरामीटर्स के हिसाब से, तो आपके पास एवेल्युएशन जो है वो आपके पास ज़्यादा आसान होगी और आप एनालिसिस भी अच्छी तरह से कर सकेंगे। आपके पास एनालिसिस के डिफरेंट टूल्स हैं। क्वालिटेटिव अगर डाटा है तो उसके एनालिसिस के टूल अलग हैं, अगर आपके पास डाटा क्वांटिटेटिव है तो उसके एनालिसिस के टूल अलग हैं। तो आप अगर अपने डाटा को प्रॉपरली इन कैटेगरीज के हिसाब से सॉर्ट कर लेंगे, असेंबल कर लेंगे, सिमुलेट कर लेंगे, तो आपके पास एनालिसिस करना आसान होगा। और एनालिसिस के साथ साथ जो आपने डिसीजन लेना है वो भी आप इन फैक्टर्स के हिसाब से अलग अलग डिसीजन जो है वो ले सकते हैं कि आप कल्चरल फैक्टर किस तरह ओवरकम कर सकते हैं, या कल्चरल फैक्टर्स को आप किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने सोशल फैक्टर्स को आप किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स को आप किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये जो तमाम चीज़ें हैं ये आपके साथ मॉनिटर करने के साथ साथ आपके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं। तो जो थर्ड स्टेप था, जो आपने डाटा लिया, इसको आपने डाटा लिया और उसको आपने जो कैटेगरीज है उसके लिहाज से आपने उसे अरेंज किया, सिमुलेट किया और फिर उसको आपने एवेल्युएट किया, एनालाइज किया और फिर आपने उसको प्रायोरिटाइज किया। ये जो आपके पास लास्ट स्टेप है इसमें आप क्या करते हैं, आप अपने जो डाटा आपने इकट्ठा किया, जो आपके पास रिजल्ट्स आए हैं एनालिसिस के बाद, उसको आप अपने प्रायोरिटाइज करते हैं कि जो आपके पास इन तमाम फैक्टर्स में से फैक्टर्स हैं इनमें से प्रायोरिटी जो है वो किस फैक्टर के, कौन से फैक्टर्स जो हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से फैक्टर्स को अर्जेंट अटेंशन जो है वो चाहिए। फॉर एग्जांपल सारे के सारे फैक्टर्स आपके पास इंपॉर्टेंस नहीं होंगे, आपके पास कुछ फैक्टर्स होंगे जिसमें थोड़ा सा डिले भी किया जाए तो आप उनको बाद में भी जो इजीली हैंडल कर सकते हैं। तो आपके जो फैक्टर्स हैं, जब आपके पास एक लिस्ट बनी है, जो पर डाटा आया है, उस डाटा को आप जो है वो 3 कैटेगरीज में कर लें। फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसे कर दें अर्जेंट,
उसकी आपने प्रायोरिटी सेट की कि ये हमारे पास जो चीज़ें हैं, ये जो टास्क हैं, ये अर्जेंट हैं, इनको अर्जेंट अटेंशन चाहिए। ठीक, सेकंड आप उसे करते हैं इंपॉर्टेंट। सेकंड कैटेगरी में आपने इंपॉर्टेंट किया कि कैटेगरी इनकी प्रायोरिटाइज की हमने कि अर्जेंट नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है, इनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। थर्ड आप उसको कर दें आपके पास नॉट इम्पॉर्टेंट या वट एवर इट इज लेस इम्पॉर्टेंट। तो जब आप अपने डाटा को इन 3 कैटेगरीज में सेट कर लेंगे, उनकी आप प्रायोरिटी सेट कर लेंगे, तो जो आपके पास स्ट्रेटेजिस्ट आपके पास हैं, जो आपके पास फर्म के सीईओज हैं, वो डिसीजन आराम से ले सकेंगे। उनके लिए डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम आपके पास नहीं आएगी। तो डिसीजन मेकिंग का अच्छी तरह से लेना, एक प्रॉपर वे में लेना, ये भी एक प्रॉपर आर्ट होता है। तो इस आर्ट के पीछे आपने देखा कि स्ट्रेटजी फार्मुलेट करना इट्स नॉट एन इजी प्रोसेस, इट रिक्वायर लॉट ऑफ एफर्ट्स कि आपने हर सेगमेंट से सोशल, कल्चरल, टेक्नोलॉजिकल, गवर्नमेंटल, लीगल, पॉलिटिकल, एनवायरमेंटल, देयर आर सो मेनी अदर फैक्टर्स का आपने हर फैक्टर से जो है वो डाटा इकट्ठा करना है, हर फैक्टर्स के ऊपर आपने डाटा इकट्ठा करना है, अपनी मैनेजमेंट को जो है आपने ऑन करना है, तभी आपके पास ये सारे के सारे इन्फॉर्मेशन आपके पास आएगी। आप जो फैक्टर्स हों उनको आप प्रायोरिटाइज करें। फिर अब मैनेजमेंट को जब आपके पास एक लिस्ट जाती है, सीईओ की लिस्ट जाती है, तो इट इज वेरी इजी फॉर देम दैट दे शुड सेट द प्रायोरिटीज अकॉर्डिंग टू द अर्जेंसी लेवल ऑफ द whatever the list is, then according to the important and according to the less important things. So ये आपके पास जो कैटेगरीज हैं ये आपके पास हेल्प करती हैं आपकी चीज़ों को और आसान करने में। जो आपके पास लास्ट स्टेप है एक्सटर्नल ऑडिट का, वो हमारे पास है की एक्सटर्नल फैक्टर शुड बी इम्पोर्टेंट टू अचीव। की एक्सटर्नल फैक्टर्स शुड बी इम्पोर्टेंट टू अचीव। जो आपके पास की एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं ये हमारे पास अचीव होना ज़रूरी है। वाई? लॉन्ग टर्म गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, बट गोल शुड बी मेजरेबल। कि आपके पास की जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं वो हमारे पास इम्पॉर्टेंट हैं और हमें हेल्प करते हैं अचीव करने में आपके पास जो लॉन्ग टर्म गोल्स हैं और एनुअल ऑब्जेक्टिव्स हैं। आप अगर प्रॉपर तरीके से अपनी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का ऑडिट करेंगे, स्क्रीनिंग करेंगे, जो आपने लिस्ट जो आपने प्रायोरिटी सेट की है डिफरेंट टास्क, उसको आप अच्छे तरीके से अगर मैनेज करते हैं तो वो आपके पास लॉन्ग टर्म और एनुअल ऑब्जेक्टिव को सेट करने में एज वेल एज अचीव करने में आपके पास हेल्प करती है। जो हमारे पास लास्ट पॉइंट है इसके अंदर वो हमारे पास है मेजरेबल। जो भी आपने गोल्स सेट किए हुए हैं वो आपके पास मेजरेबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब गोल्स मेजरेबल कैसे आपके पास होंगे? मैनेजमेंट के आपने जो है वो टॉपिक पढ़े होंगे और मैनेजमेंट के अंदर मैनेजमेंट थ्योरी एंड प्रैक्टिसेस आपके पास आई बिलीव इन फर्स्ट सेमेस्टर में कोर्स है, उसके अंदर आपने पढ़ा होगा द गोल शुड बी मेजरेबल। बल्कि गोल के हिसाब से तो आपने एक और चीज पढ़ी कि द गोल मस्ट बी स्मार्ट। कोई बच्चा बताएगा कि स्मार्ट स्टैंड फॉर? जी प्लीज बताइए। आप देखें कि आपके पास 5 चीजें हैं, ठीक है। गोल मस्ट बी स्मार्ट, एस स्टैंड फॉर स्पेसिफिक, एम स्टैंड फॉर मेजरेबल, ए स्टैंड फॉर इंटेनेबल, ठीक, SMART, आर हमारे पास है रीजनेबल होने चाहिए, टी हमारे पास जो है वो आपके पास टेक्नोलॉजिकली मोटिवेटेड या वट एवर, इससे आपके पास है कि टी आपके पास टाइम लाइन के साथ है, स्पेसिफिक हो, मेजरेबल हो, इंटेनेबल हो आपके पास, ठीक है, रिसोर्सेज आपके पास होने चाहिए उसकी, और टाइम लाइन उसकी आपके पास प्रॉपरली कि आपके पास वो हुआ आपके पास सेट हो। तो आप देखें कि आपने अपने गोल्स जो है इसको आपने प्रॉपरली जो है वो एडजस्ट करना है और उसे आपने जो है वो सेट करना है। तो गोल्स मस्ट बी मेजरेबल। हमारे पास एक्सटर्नल ऑडिट जो हमने तमाम किया वो हमारे पास जो है हमारे पास हेल्प करता है हमारे पास कि हम अपने पास अपनी लिस्ट ऑफ जो प्रायोरिटीज़ हैं उनको आप सेट कर सकें और उसके मुताबिक अपनी जो स्ट्रेटजीज हैं उनको आप डिज़ाइन कर सकें। तो कौन कौन से ऐसे फैसिलिटेटिंग टूल्स हैं जो कि मैनेजमेंट को हेल्प कर सकते हैं कि वो एक्सटर्नल ऑडिट जो हैं वो कर सकें? जो टूल्स हमारे पास हैं, आपके पास की मैगजीन है, आर्टिकल्स हैं, ये आपके पास एक मेजर सोर्स हैं किसका इन्फॉर्मेशन का। आपके पास बिजनेस वीक आपके पास है, हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू है, इकोनॉमिक्स आपके पास है, इकोनॉमिक बुलेटिन्स है, आपके पास कितनी वेबसाइट्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, आर्टिकल्स हैं जो कि आपके पास अपडेट करते रहते हैं आपको मार्केट सिचुएशन से कि आपके पास जो है मार्केट करंट पोजीशन क्या है।
तो ये आपके पास तमाम एक ही सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। आप इन इंफॉर्मेशन के सोर्सेज को यूज़ करते हुए अपनी लिस्ट ऑफ प्रायोरिटीज़ या थ्रेट्स जो है या जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसके बारे में इंट्रोडक्शन दिया जाता है कि ये नई टेक्नोलॉजी इस प्रोसेस को इतना इन्हांस करेगी या इतना आसान बना देगी। तो आपके पास ये तमाम चीज़ें यहाँ पर आपको जो है फैसिलिटेट कर सकती हैं और आपके लिए आसानी पैदा कर सकती हैं। यूटिलाइजेशन ऑफ इंटरनेट, यस, इंटरनेट इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट टूल आपके पास जो हेल्प करता है आपके पास स्क्रीनिंग के एनवायरनमेंट की। ओल्ड डेज के अंदर जब आपके पास डाटा ऑटोमेटेड नहीं था, इंटरनेट नहीं था, तो आपके पास इंफॉर्मेशन जो थी अबाउट द अदर कंट्रीज, अबाउट द टेक्नोलॉजी, उसका मिलना या उसका आना आपके पास क्या है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाया करता था। बट आजकल तो आपके पास एक्सपोज लगते हैं, एग्जीबिशंस हैं, इंडस्ट्रियल एग्जीबिशंस हैं, तो आप अपने पास बहुत आसानी से न्यू टेक्नोलॉजी को सॉर्ट कर सकते हैं और उसके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपके पास जो मार्केट के अंदर जो ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं, जो आपके पास पॉलिटिकल सिचुएशन बदल रही है, या जो आपके पास इकोनॉमिक जो वैल्यूज़ हैं उनका डिग्रेड होना आपके पास है, इन्फ्लेशन रेट का बढ़ना, जीडीपी के ऊपर नीचे होना, तमाम चीज़ें आप जो हैं वो बहुत आसानी के साथ बैठे हुए इंटरनेट से मॉनिटर कर सकते हैं। इंटरनेट का जो एक और बेनिफिट है कि आपकी जो स्ट्रेटजिक प्लानिंग में आपकी हेल्प करता है, वो आप इस तरह आप देखें आप उसे कि वो सिर्फ आपको इसलिए हेल्प नहीं करता कि आप अपनी कंट्री के अंदर का डाटा ले लें, बल्कि आपके पास फॉरेन मार्केट के अंदर इस वक्त जो है करंट मार्केट सिचुएशन क्या है और किस तरह से है और कंपनीज किस तरह से टैकल कर रही हैं, वो भी आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकती हैं इंटरनेट के थ्रू। कि आपको ना सिर्फ आपकी कंट्री की जो कंडीशन है उसके बारे में, बल्कि जो कंट्री के बाहर की इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में भी जो है आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। थर्ड, आपके पास जो फैसिलिटेटिंग टूल्स हैं, आपके पास सप्लायर्स, डिस्ट्रीब्यूटर, कस्टमर एज सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो आपके पास सप्लायर्स हैं वो आपके पास जो हैं सप्लायर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स, ये हमारे पास अनदर इम्पॉर्टेंट चैनल है आपके पास इन्फॉर्मेशन का। और जो इन्फॉर्मेशन आपको इन चैनल से मिलेगी वो शायद आपकी अपनी मार्केट रिसर्च या आपका R&D डिपार्टमेंट भी आपको ना दे सके, क्योंकि जो आपके पास मार्केट के अंदर लोग जो बंदे बैठे हुए हैं जो कि आपके कस्टमर से डायरेक्ट इंटरेक्ट करते हैं, उनके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है उनसे बनिस्बत उनके जो आपके पास मार्केट में प्रॉपर्ली इंटरेक्ट नहीं कर रहे होते। कंपनीज जो टॉप मैनेजमेंट है वो मार्केट से इंटरेक्ट नहीं कर रही होती, ठीक। तो आपके जो सप्लायर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो आपको बेहतर तरीके से इंटरेक्शन, वो आपको बेहतर तरीके से अपनी इंटरेक्शन के बारे में, अपने इंटरेक्शन कस्टमर के साथ उसकी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। जो कस्टमर की प्रेफरेंसेस है, जो कस्टमर के प्रिविलेजेस हैं, उसके बारे में आपको अच्छी तरह से इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। तो सप्लायर्स और डिस्ट्रीब्यूटर को इग्नोर नहीं करना चाहिए, इन्फॉर्मेशन जो है इनको भी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन यूटिलाइज करना चाहिए। थर्ड, हमारे पास है कस्टमर। कस्टमर हमारे पास जो है वो फीडबैक देता है जब वो प्रोडक्ट यूज़ करता है या आपकी कोई भी सर्विस है उसे आप यूज़ करते हैं, तो कस्टमर का जो है फीडबैक जो है आपको फैसिलिटेट करता है। बहुत सी कंपनीज अपने कस्टमर से फीडबैक्स का उन्होंने डिफरेंट पैटर्न्स बनाए होते हैं। फॉर एग्जांपल एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, आपके पास डिफरेंट कूपन्स के थ्रू आप उनको भिजवाते हैं, या कुछ आप मतलब प्रॉपर उन्होंने अपनी हेल्पलाइन दी होती है, टोल फ्री नंबर्स दिए होते हैं, वहाँ से कस्टमर फीडबैक लेते रहते हैं। बट इसके अलावा साथ साथ जो है मार्केट रिसर्च, उनकी जो है R&D डिपार्टमेंट जो आपके पास है उनके थ्रू भी जो है कस्टमर फीडबैक इकट्ठा किया जाता है। इस तरह से मतलब किसी एक्टिविटी को जो है स्पॉन्सर करके अपने प्रोडक्ट के बारे में डाटा लेना, ये तमाम चीज़ें जो हैं कस्टमर्स जो है अपनी फीडबैक देता है। और ये तमाम टूल्स जो हैं मार्केटर्स या स्ट्रेटजिस्ट जो है वो यूज़ करते हैं ताकि वो मार्केट के अंदर एक अच्छा कम्पिटिटिव एज ले सकें, एडवांटेज ले सकें और अपने मार्केट शेयर को ईजिली क्या कर सकें, वो कैप्चर कर सकें। तो ये हमारे पास कुछ टूल्स हमने डिस्कस किए। जो हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास जो है कि हम की एक्सटर्नल फैक्टर्स, उनके हम कुछ एग्जांपल देखते हैं कि की एक्सटर्नल फैक्टर्स जो हमारे पास, फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट शेयर। ऑफ कोर्स यू आर इन द बिजनेस टू गेन द मार्केट शेयर। इस तरह आप बिजनेस पे हैं, मार्केट शेयर आपका है, बट जो कंपिटिटर्स हैं वो भी मार्केट शेयर के लिए ही आपके पास जो हैं वो बिजनेस में आए हुए हैं। तो बहुत से ऐसे की एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो कि आपके बिजनेस को इफेक्ट करते हैं, और थोड़ी सी टेक्नोलॉजिकल या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो चेंज आना है वो चेंज आपके मार्केट शेयर को डिस्टर्ब कर सकती है। तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल आपके पास जो है वो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। आपने जो है वो क्या क्या स्ट्रेटजीज बनानी है कि आप अपने कस्टमर्स को अच्छी तरह सर्विसेज दे सकें, कौन सी ऐसी स्ट्रेटजीज हैं कि आप अपने जो रिलेशंस हैं अपने सप्लायर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनको आप इन्हांस कर सकें, और आपको अपने कंपिटिटर्स के ऊपर भी नज़र रखनी है कि वो कौन कौन सी स्ट्रेटजीज अडॉप्ट कर रहे हैं, ले रहे हैं, और वो स्ट्रेटजीज किस तरह से हेल्प कर रही हैं उनकी कंपनी को आगे लेकर जाने में। और फिर आपने अपनी स्ट्रेटजीज को भी उन तमाम स्ट्रेटजीज को देखते हुए उनसे डिफरेंशिएट करवाना है,
ठीक। हमारे पास जो नेक्स्ट हमारे पास है ब्रेड्थ ऑफ कम्पिटिटिंग प्रोडक्ट। आपके पास जो है कम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स जो है उनको आपको प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई करना है, मॉनिटर करना है और फिर अपनी कम्पिटेंसीज को देखने हुए भी आपको अपने प्रोडक्ट जो है इनलाइन करना है विद दैट कम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स। वर्ल्ड इकोनॉमीज जो आपके पास डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं उनको आपने देखना है कि डेवलपिंग इकोनॉमीज जो है वो कौन कौन सी स्ट्रेटजी यूज कर रही हैं, कौन कौन से ऐसे टूल्स यूज कर रहे हैं, फाइनेंशियल टूल्स या मार्केटिंग टूल्स, जिसकी वजह से उनका जो प्रोडक्ट है वो मोर वैल्यूएबल है, मोर एक्सेप्टेंस है उस प्रोडक्ट की। तो इस इंफॉर्मेशन के साथ साथ भी आपने जो है वो अपने प्रोडक्ट को इन्हांस करना है। प्राइस कम्पिटिटिवनेस, मार्केट के अंदर प्राइस कम्पिटिटिवनेस कितनी है, प्राइस में डिफरेंस कितना आपकी और आपकी जो है वो कंपटीटर्स का, तो ये भी एक एक्सटर्नल फैक्टर है जो आपके पास मॉनिटर करना ज़रूरी है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, टेक्नोलॉजी का बढ़ना, ये अनदर फैक्टर। इंटरेस्ट रेट आपके पास जो है, इंटरेस्ट रेट आपके पास इंटरेस्ट जो है आप का बढ़ जाना है, इंटरेस्ट रेट्स का बढ़ जाना, टैक्सेस का लग जाना, ये तमाम चीज़ें भी ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर चीज़ों को जो है वो डिस्टर्ब करते हैं, चेंज करते हैं। हमारे पास जो कि एक्सटर्नल फैक्टर्स है, हम नेक्स्ट लेक्चर में इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे, बट हम इस स्लाइड को सिर्फ आप देखें कि नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको प्रॉपर्ली देखेंगे। हमारे पास 5 फैक्टर्स हैं जो आपके पास मेजर जो है एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। फिर हमारे पास जो की सपोर्टर्स हैं वो हमारे पास ये हैं जिनसे डाटा मिल सकता है, और हमारे पास जो एंड आउटकम है तमाम इस ऑडिट का एक्सटर्नल का, वो हमारे पास क्या है, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करना। ओके स्टूडेंट्स, हमारा आज का लेक्चर ऑलमोस्ट ख़त्म होने को है। हम अपने लेक्चर्स को रिपीट करते हैं। हमारे पास हमने आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, हमने देखा कि हमारे पास एक्सटर्नल असेसमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है, वो किस तरह से मैनेजर्स को और कंपनीज को हेल्प करती है अपने पास कम्पिटिटिव एडवांटेज लेने में और आपके पास जो है मार्केट के अंदर ज़्यादा मार्केट शेयर लेने में। इसके साथ साथ जो हमारे पास एक्सटर्नल ऑडिट है उसका पर्पस हमने डिस्कस किया कि उसका पर्पस हमारे पास एक ही है कि आपने अपने पास लिस्ट बनानी है अपॉर्चुनिटीज की और थ्रेट्स की। आपके पास एक लिस्ट बन जाए जिसमें आपको पता चल जाए कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज की ये लिस्ट है और आपके पास जो है जो आपके पास थ्रेट्स है उनकी ये लिस्ट है। फिर हमने किया था हाउ टू कंडक्ट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। हमने 4 स्टेप्स जिसके अंदर हमने डिस्कस किए। 4 स्टेप्स को मैं जो है वो रिपीट करता हूँ आपके लिए कि आप अपने पास जो मैनेजर्स हैं उनको आप इन्वॉल्व करें अपने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर, ठीक। फिर आप अपना जो डाटा है उसको आप प्रॉपर्ली इकट्ठा करें, अपने सोशल, डेमोग्राफिक, हर फैक्टर को आप डाटा इकट्ठा करें और कम्पिटिटिव इंटेलिजेंस अपने कस्टमर से, अपने कंपटीटर से, अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने जो सप्लायर्स, डिस्ट्रीब्यूटर, इनसे आप डाटा इकट्ठा करें, ठीक है। उसे एनालाइज करें और उसको प्रॉपर्ली जो है वो यूज़ करें किसके लिए, स्ट्रेटजीज बनाने के लिए। तीसरी बात हमने इसके अंदर की थी कि आप अपने डाटा को किस अच्छे तरीके से असेंबल करें, इस्मिलेट करें, फिर उसे आप जो है एनालाइज करें और फिर उसको प्रायोरिटाइज करें, अपने डाटा की प्रायोरिटी सेट करें कि हमारे पास कौन सी चीज़ें हैं, कौन सी जो अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स हैं वो हमारे पास अर्जेंट कैटेगरी में है, इंपॉर्टेंट कैटेगरी में और लेस इंपॉर्टेंट कैटेगरी में। लास्ट में हमने कहा था कि हम अपनी स्ट्रेटजी बनाएंगे अकॉर्डिंग टू दोज ऑल द गैदर इन्फॉर्मेशन। फिर हमने बात की एक्सटर्नल फैक्टर्स की। हमने कहा हमारे पास 5 की एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं और उन 5 की एक्सटर्नल फैक्टर्स को हम किस पोर्ट से जो है उसे हम यूज़ कर सकते हैं और उसके आउटकम हमारे पास क्या होगी, वो लिस्ट ऑफ थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज हमारे पास होगी। क्लास जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन इनपुट आउटपुट व्यू, वो हमारे पास क्या है, किस तरह से ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो देखती है रिसोर्सेज की इनपुट और आउटपुट को। फिर हम बात करेंगे इकोनॉमिक फोर्सेज को। यहाँ पर हमने 2 फोर्सेज सिर्फ बताया, बट हमारे पास देयर इज अ लिस्ट ऑफ फोर्सेज, ठीक। फिर हम सोशल, डेमोग्राफिक, इकोनॉमिक फैक्टर्स हमारे पास हैं, हमारे पास बहुत बड़ी लिस्ट है। बट नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जो फर्स्ट 2 पॉइंट्स हैं, इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन व्यू और इकोनॉमिक जो फोर्सेज हैं, इनको हम मॉनिटर करेंगे और इनके साथ साथ हम चलेंगे। थैंक यू वेरी मच क्लास। हमने आज के लेक्चर में देखा कि हमने जो है अपने विजन मिशन की जो चैप्टर था उसे हमने ख़त्म किया और हमने जो अपना नेक्स्ट आज का जो सेशन हमारा स्टार्ट हुआ, इस सेशन के अंदर हमने बात किया कि हमारे पास जो असेसमेंट है जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की, वो आपने कैसे करनी है। ये हमारे पास बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट था कि हमने इसकी इंपॉर्टेंस बताई, हमने इसका पूरा प्रोसेस बताया। अब हम जो है वो 1 बाय 1 एक जो एक्सटर्नल फैक्टर है, जो मेजर फैक्टर है, इकोनॉमिक फैक्टर्स है, सोशल कल्चरल फैक्टर्स हैं, पॉलिटिकल है, लीगल है, हम 1 बाय 1 इनको लेकर चलेंगे और हम इनके ऊपर जो है वो प्रॉपर डिस्कशन करेंगे और इंशाल्लाह दैट डिस्कशन विल बी फ्रूटफुल फॉर यू। अपने आप ट्यूटर से कंसल्ट करें, अपने जो बुक है उसे आप देखें, इंटरनेट रिसोर्सेज यूज़ करें। एंड थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, विश यू गुड लक। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।